हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, अभी हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में आज हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है, कैसे इसका काम क्या चलता है, क्या सिस्टम है इसका। ठीक है, इसके बारे में देखिए। ध्वनि प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे देखते हैं इसको हम। देखिए, ठीक है, ये आ गया आपका ध्वनि प्रदूषण। ठीक, देखिए ध्वनि प्रदूषण में क्या आपका दिया गया है। जब ये आपका ध्वनि प्रदूषण हो गया। ठीक, ध्वनि प्रदूषण हेडिंग होगी, इसमें क्या लिखा गया है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण अवांछित या अत्यधिक ध्वनि जो मानव स्वास्थ्य, वन्य जीव और पर्यावरण की गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डालता है। यानी क्या करता है ये ध्वनि जो है मानव के स्वास्थ्य पर, वन्य जीव पर और पर्यावरण की गुणवत्ता पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक, ध्वनि को जो है किस में मापते हैं, तो आप बताएंगे डेसिबल में मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोट पॉइंट करके कुछ पॉइंट इसमें लिखा गया है, उसको आप इसको ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए क्या है, नोट पॉइंट में पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या है, सामान्य बातचीत में को लगभग कितना जो है 60 डेसिबल तक स्वीकार किया जाता है। यानी समय अगर हम आप लोग जैसे जनरली बात करते हैं, तो बात करने के लिए कितनी ध्वनि की आवश्यकता होती है, 60 डेसिबल तक की ध्वनि की आवश्यकता होती है। अगर आप फुसफुसाना जैसे किसी कान में आप बोलते हैं, तो उसके लिए कितने डेसिबल की आवश्यकता होती है, 30 डेसिबल की आवश्यकता होती है। किसी कान में फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, सामान्य आवाज़ जैसे 2 ही लोग सुन पाएँ, तो उस ध्वनि को क्या बोलते हैं, 30 डेसिबल तक मापा जा सकता है उसको। अगर कोई गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल वगैरह, तो उसका जो है कि कितना मापा जाता है, उसको 95 डेसिबल मापा। देखिए कितना हाई है, गाड़ी वगैरह की आवाज़ कितना हाई फाई होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट आपका क्या देखेंगे कि यदि अगर 70 डेसिबल से, कहने का मतलब है कि अगर 70 डेसिबल से अधिक की ध्वनि लंबे समय तक सुना जाए, तो यह क्या होती है, हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। किंतु क्या है, 120 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि कानों को तत्काल नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कहने का मतलब 70 डेसिबल से अधिक लगातार ध्वनि सुनेंगे तो हानिकारक है, लेकिन अगर 120 डेसिबल से ऊपर सुनते हैं तो तुरंत नुकसान पहुंचाएगी और सुनने की क्षमता क्या करेगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, भारत में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में वायु प्रदूषण आपदाएं आमतौर पर सर्दी के मौसम के दौरान होती हैं। यानी वायु प्रदूषण कब होता है, जब सर्दी का मौसम आ जाएगा, तो उस टाइम जो है वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, कोहरा वगैरह की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं इस बात को। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे इसमें कि शोर के प्रभाव के कारण अनिद्रा संचार या फिर इसके बाद क्या होता है, हस्तक्षेप तथा बहरापन, यानी जो है कि हियरिंग लॉस जिसको बोलते हैं, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या क्या होता है, शोर के कारण क्या होता है, अनिद्रा यानी स्लीपनेस, यानी अनिद्रा आ जाएगी आपको। संचार हस्तक्षेप हो जाएगा, कम्युनिकेशन इंटरफेस जो होता है, बात करने में आपको समस्या आ जाएगी, बहरापन हो जाएगा आपको, ये समस्याएं आ जाएंगी। जैसे क्या होता है, अपघटनीय संदूषण, यानी अपघटनीय संदूषण का मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल जो होता है, पॉल्यूशन जो होता है वो भी आता है इसमें, प्राकृतिक माध्यमों से सीधे जो अपघटित होते हैं। ठीक, जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या, औद्योगिक अपशिष्ट है, यानी इंडस्ट्रियल वेस्टेज जिसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जिसको बोलते हैं, ये जल प्रदूषण का अपशिष्ट कारक है। कुछ पॉइंट आप इसमें, और जैसे सुनने का स्तर जो है किस प्रकार समझ सकते हैं हम, जैसे शोर सुनने का स्तर देखिए क्या है, शोर सुनने का स्तर क्या, अगर यूनिट में इसको मेजर किया जाए और उसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा देखा जाए सुनने के हिसाब से, तो इसको यूनिट इकाई किसकी होती है, डेसिबल में होती है। ठीक, इसकी जो है कि इकाई डेसिबल में होती है। अगर डेसिबल में रहेगा तो उसको 0 डेसिबल करेंगे। ठीक, न्यूनतम 0 डेसिबल तक हम जो है कि सुन सकते हैं। 0 डेसिबल न्यूनतम मापन, अधिकतम कितना, 180 तक, लेकिन 120 से ऊपर जाएंगे तो कान खराब हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में अगर इसको मापते हैं हम, डेसिबल मापेंगे तो 0 से 180 के बीच मापेंगे, 0 न्यूनतम, 180 अधिकतम। अगर फ्रीक्वेंसी में इसको मापते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में इसको मापेंगे न्यूनतम 20 हर्ट्ज तक जो है, यह एच का मतलब हर्ट्ज होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है कि हम इसको सुन, अधिकतम है, इससे ऊपर जाएंगे तो खराब हो जाएगा कान। ठीक, तो ये जो है कि रेंज दिया गया है, न्यूनतम कितना, 20 हर्ट्ज तक, अधिकतम कितना है, 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है,
आगे देखिए स्टैंडर्ड पॉइंट, कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं क्या है स्टैंडर्ड पॉइंट में। स्टैंडर्ड जो है कि नॉइज प्रेशर कितना होता है, 20 माइक्रोपास्कल होता है। स्टैंडर्ड नॉइज प्रेशर कितना होता है, 20 माइक्रोपास्कल। स्टैंडर्ड नॉइज इंटेंसिटी कितनी होती है, यानी तीव्रता उसकी कितनी होती है, 10 वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया में होता है इसका। ध्वनि का स्तर 20 डेसिबल बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता कितना बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। अगर 20 डेसिबल ध्वनि का स्तर बढ़ेगा तो उसकी तीव्रता कितनी बढ़ जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। स्रोतों के आधार पर ध्वनि का स्तर अभी हम पढ़ेंगे। स्रोतों की किन किन स्रोतों के आधार पर ध्वनि का क्या क्या स्तर होता है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक, देखिए सोर्स में देखेंगे क्या सोर्स है उसका, ए बी और सी सेक्शन में इसको हम डिवाइड कर लिए हैं। ठीक, नॉइज़ का लेवल क्या है, 20 डेसिबल ए सेक्शन के लिए है, बी के लिए 40 है, सी के लिए 60 डेसिबल है। उसी तरह इंटेंसिटी क्या है, ए के लिए कोई इंटेंसिटी नहीं है। स्रोत के आधार पर अगर बी वाला स्रोत अगर है आपके पास तो 10 का A% यानी ए का 10%, पूरा कहने का मतलब ए का 10 गुना। सी का क्या है कि 10 गुना आप बी का, यानी 100 गुना आप ए का, यानी 10 गुना, यानी कहने का मतलब अगर इंटेंसिटी देखा जाए तो ए का 10 गुना ले लेंगे तो बी आ जाएगा। अगर सी को अगर पता करना है आपका, सी स्रोत के लिए, तो बी का अगर 10 गुना आप ले लेंगे तो सी आ जाएगा, या फिर ए का 100 गुना ले लेंगे तो ए का 100 गुना ले लेंगे तो आपका सी का पता चल जाएगा कि सी वाले के पास किस आधार पर ध्वनि जो है कि सुन सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए जैसे इस तरह, देखिए इस टॉपिक को आप इस तरह समझते हैं। देखिए क्या है, देखिए ध्वनि की विशेषताएं एवं इसका मापन क्या है। देखिए पहली बात तो कि ये ग्राफ बना हुआ है, ये थोड़ा अगर नहीं ब्लर दिख रहा होगा तभी भी आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक ये भी बना हुआ है, ठीक है, साउंड प्रेशर का ग्राफ है ये। देखिए इसको इस तरह समझिएगा, इस तरह से देखिए ये लिखा हुआ है साउंड प्रेशर। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये जीरो वाला सेक्शन है। ठीक है, ये जीरो सेक्शन है। ये आपका है टाइम पीरियड टी जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी एक तरह से आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक, और ये आपका है, ये आपका जीरो प्रेशर लाइन है। ये कौन सी है, जीरो प्रेशर लाइन है। ये आपका टाइम का ग्राफ है। देखिए ये ग्राफ जा रहा है टाइम के हिसाब से, ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक, ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे निगेटिव में आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर निगेटिव में आ रहा है। एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी के बीच को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। ये टाइम पीरियड का ग्राफ है। ये टाइम का जो है कि वो है जीरो प्रेशर से ऊपर भी होता है, जीरो प्रेशर से पॉजिटिव निगेटिव आता रहता है, फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती है। साउंड की भी देख लेते हैं इस तरह से, पॉजिटिव निगेटिव। अगर देखिए टाइम पीरियड में और एम्पलीट्यूड में देख रहे हैं आप, वेवलेंथ में देखेंगे, लेमडा में। देखिए ये फिर ऑसिलेशन वाला टाइम बनेगा। ये आपका जो है कि जीरो प्रेशर लाइन इसको बोलेंगे। इसको आप जो है कि जीरो प्रेशर बनेंगे। इसके बाद आपका देखिए इसको बोलते हैं, यहाँ से एक एक हाइयर से दूसरे हाइयर, यानी एक पीक पॉइंट से दूसरे पीक पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और प्रेशर का ग्राफ है, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव है। ठीक, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह से साइन का कर्व जैसे होता है, कास टैन का कर्व, उसी हिसाब से होता है चीज़ें। ठीक है, अब दो चीज़ें और इसमें जानेंगे। दो क्रमिक दो क्रमिक जो है, दो क्रमिक दोलन, यानी गर्त, यानी गर्त का मतलब जैसे गर्त किसे बोलते हैं, इसको देखिए ये हो गया आपका गर्त हो गया, नीचे वाला ये पॉइंट आपका, ये वाला गर्त हो गया, ये गर्त का सेक्शन है। ये जो है कि अपर क्रस्ट का हो गया एक तरह से, ये नीचे वाला गर्त हो जाता है। ठीक, ये गर्त हो जाएगा, ये गर्त हो जाएगा, ये क्रिस्ट हो जाएगा, यानी अप वाला, ऊपर वाला क्रिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस बात को भी समझिएगा। देखिए क्या है, दोलन गर्त के बीच लगने वाले समय को समयावधि टी कहा जाता है, यानी टी टाइम्स कहा जाता है। इसके विपरीत जो एक सेकंड में एक तरंग दैर्ध्य लेमडा की लंबाई प्रतिनिधित्व करता है, वह उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एफ टी बराबर क्या होता है, 1/f, या लेमडा बराबर, लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f बोलते हैं इसको। लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का जो है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जब उसको बराबर करेंगे तो सी कांस्टेंट लगा देंगे, या वेव का ध्वनि का तरंग भी बना देंगे। ठीक है, टी बराबर 1/f कर देंगे, या लेमडा बराबर सी इंटू 1/f कर देंगे, जिसमें क्या है, लेमडा को बोलते हैं आपका तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, और सी को बोलते हैं आपका ध्वनि तरंग की वेव। अब आगे देखिए, आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ आपका,
ध्वनि की शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। पावर ऑफ साउंड, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, बड़ा वाला डब्ल्यू। ध्वनि के प्रसार की दिशा, यानी ध्वनि के प्रसार यानी फैलाव की दिशा में एक ध्वनि तरंग द्वारा प्रेषित ऊर्जा आपकी शक्ति को परिभाषित करती है। किसकी शक्ति को? आपकी शक्ति को। इसकी एसआई यूनिट यानी इकाई वाट होती है। किसकी होती है? यानी शक्ति की। अगर शक्ति दे दे, चाहे किसी की शक्ति हो, किसी की भी शक्ति हो, सबकी यूनिट आप क्या बोलेंगे? तो सबकी यूनिट आप वाट बोलेंगे। किसी भी शक्ति की यूनिट यानी पावर की यूनिट वाट होगी, चाहे ध्वनि की हो, लाइट की हो, या किसी भी चीज़ की हो। ठीक, आगे देखिए। आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, देखिए, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसको आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई। तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र के समय और समय पर औसत ध्वनि की शक्ति को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देखिए फिर ध्यान से, फिर से इसको एक बार और रिपीट करते हैं। तरंग के प्रसार की दिशा, यानी तरंग का प्रसार क्या था? देखिए तरंग का प्रसार क्या था? देखिए ये था तरंग का प्रसार। जीरो लाइन बनाए थे, इस तरह इसका साइन कर्व बनाए थे, ये तरंग के प्रसार की दिशा। ठीक है, ये जीरो लाइन है, ये टाइम का हो गया, या फिर ये जो ऑसिलेशन हो गया, या लेमडा हो गया, जो भी जिस दो ग्राफ दिखाए थे उसमें जो भी मान लीजिए आप। लेकिन समस्या ये है कि तरंग के प्रसार यानी प्रसार का मतलब ये हो गया, प्रसार का मतलब ये, ठीक, यानी इसका ये वेवलेंथ के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर का मतलब ये देखिए परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी देखिए कौन सा क्षेत्रफल, देखिए ये आप समझ में भी आ जाएगा। ये प्रति इकाई क्षेत्रफल ये वाला, ये लंबवत इसके क्षेत्रफल है, ये लंबवत इसके क्षेत्रफल है। ठीक, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल वाला, ठीक, प्रति इकाई क्षेत्रफल के समय औसत ध्वनि की शक्ति को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। यानी औसत यानी कि एवरेज जो ध्वनि की शक्ति है उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि की तीव्रता बोलते हैं। इसको आई बराबर डब्ल्यू बाई ए करते हैं, या आई बराबर पी स्क्वायर अपान रो इंटू भी बोलते हैं इन आरएमएस में, राउंड मिनट पर सेकेंड में, राउंड पर मिनट पर सेकेंड। ठीक, पी स्क्वायर अपान रो इंटू बी का मान होता है 20.05 अंडर रूट टी फॉर टाइम ऑफ ऑसिलेशन, यानी तापमान, टी फॉर जो है कि तापमान था, टेम्परेचर, उसको केल्विन में दिखाते हैं। ठीक, अभी देखिए वी फॉर 20.05 अंडर रूट टी, v इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, t इज इक्वल टू तापमान केल्विन में, और a इस तरंग की गति की दिशा के लंबवत इकाई का क्षेत्रफल, P फॉर प्रेशर एट एनी टाइम, मतलब किसी भी समय। अब आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे ध्वनि का स्तर, कि ध्वनि का स्तर क्या होता है। ध्वनि का स्तर क्या होता है? एक सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा सुनी जा सकने वाली न्यूनतम ध्वनि का दबाव लगभग 20 माइक्रोपास्कल होता है। एक सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा सुनी जा सकने वाली न्यूनतम ध्वनि का दबाव लगभग 20 माइक्रोपास्कल होता है। एक सामान्य व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति की न्यूनतम ध्वनि का दबाव यानी प्रेशर या इंटेंसिटी 20 माइक्रोपास्कल होता है, जिसे ध्वनि का स्तर एल के रूप में डिसाइड किया जाता है। एल बराबर क्या होता है? लॉग ऑफ 10 क्यू अपन क्यू नॉट बेल्स। एल बराबर लॉग ऑफ 10 लॉग 10 क्यू अपन क्यू नॉट डेसिबल में इसको दिखाते हैं। ठीक है, आगे इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स अभी और है। ठीक है, पॉइंट जिसे क्यू को क्या बोलते हैं? आप क्यू को बोलते हैं मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ साउंड प्रेशर। क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? रिफरेंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ साउंड प्रेशर। अब ध्वनि दाब का स्तर क्या है? देखिए ध्वनि दाब का स्तर ये है कि आप इसको इस फार्मूले से समझ सकते हैं। देखिए क्या है? एल पी यानी प्रेशर, ध्वनि दाब को किस बोलते हैं? एल से डिनोट करते हैं, पी फॉर प्रेशर होता है। ठीक,
10 इंटू लाख 10 PRMS अपॉन 20 माइक्रो पास्कल का होल स्क्वायर, या और दूसरा क्या है देखिए, दूसरा आपका ये है, दूसरा आपका क्या है देखिए, ये आ गया आपका, या फिर LP बराबर आपका आ जाएगा 20 इंटू लॉग ऑफ 10 PRMS अपॉन 20 माइक्रो पास्कल्स। ध्वनि का स्तर किसे है, LW इज इक्वल टू 10 लाख 10W अपन 10⁻⁻12। ध्वनि की तीव्रता का स्तर क्या है, L1 इज इक्वल टू 10 लाख 10 I अपान 10 माइनस 10⁻⁻12। बाकी देखिए अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। देखिए क्या देखते हैं हम, देखिए विभिन्न स्रोतों का ध्वनि स्तर देखिए क्या है आपका, एयर ट्रैफिक है और डेसिबल में बताएंगे। पहला देखिए एयर ट्रैफिक में क्या है, जेट एयरक्राफ्ट एट टेक ऑफ स्टेज एट अबाउट 300 मीटर, यानी अगर जब टेक ऑफ करना होता है 300 मीटर तक, तो जेट एयरक्राफ्ट के लिए 100 से 110 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। बी क्या है, प्रोपेलर टाइप एयरक्राफ्ट एट टेक ऑफ स्टेट एट अबाउट 300 मीटर, 300 मीटर से जैसे भी ऊपर जाएगा, अब प्रोपेलर टाइप का जो एयरक्राफ्ट होगा उसका 90 से 100 डेसिबल उसकी ध्वनि की तीव्रता होगी। रेल ट्रैफिक अबाउट 30 मीटर, यानी 30 मीटर तक या उसके आसपास जो है कि उससे ज़्यादा में जो है कि 90 से 110 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है रेल ट्रैफिक। ठीक है, आगे नेक्स्ट आप देखिए, हैवी रोड ट्रैफिक क्या करता है, 80 से 90 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करता है। मीडियम रोड ट्रैफिक क्या करता है, 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। लाइट रोड ट्रैफिक क्या करता है, 60 से 70 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। अब कुछ फार्मूला रह गए हैं, फार्मूला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्वनि में कमी नॉइज रिडक्शन किससे होता है, डेसिबल में, इसको बताएंगे। और डीबी बराबर 10 लाख 10 20 एच स्क्वायर अपन लेमडा इंटू आर बोलेंगे। आर इस स्रोतों और दीवारों के बीच की दूरी है, एच इज द बैरियर दीवार की ऊंचाई, लेमडा इज ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है। गुड। अब आगे नेक्स्ट आप देखिए, आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य स्तर यानी IS 4958/1968 के अनुसार क्या है आपका, देखिए IS कोड याद रहना चाहिए, IS 4958/1968 आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य यानी आवासीय जिसमें आप रहते हैं उसके लिए ध्वनि का क्या सिस्टम है। देख रहे हैं कितने एग्जाम में पूछा गया है, इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें ध्यान से। देखिए स्थान एवं क्षेत्र ध्वनि का जो है कि स्तर एवं डेसिबल में बताना है। ठीक, दिया दिया है ग्रामीण क्षेत्र में 25 से 35 डेसिबल होता है, उपनगरीय क्षेत्र में 30 से 40 डेसिबल होता है, शहरी एवं आवासीय क्षेत्र में 35 से 45 डेसिबल होता है। उसके बाद आवासीय और व्यावसायिक शहरी क्षेत्र में क्या होता है आपका 40 से 50 होता है। फिर उसके बाद शहरी क्षेत्र में क्या होता है 45 से 55 होता है शहरी क्षेत्र में। देख रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, देखिए औद्योगिक क्षेत्र में क्या है आपका 50 से 60 होता है। अब दूसरा देखिए, विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए स्वीकार अंत ध्वनि स्तर यानी घर के अंदर की ध्वनियाँ कितनी होनी चाहिए भवन के हिसाब से, कि भवन के हिसाब से अंदर की ध्वनि के क्या इस सिस्टम है। ठीक है, देखिए ये आ जाए यहाँ से, देखिए ये स्थान बताएंगे, फिर ध्वनि का जो स्तर बताएंगे डीबी में ऑप्शन ए के हिसाब से, मतलब सेक्शन ऑफ ए। देखिए रेडियो और टीवी जो स्टूडियो के लिए 25 से 35 अंदर की ध्वनि होती है, संगीत कक्ष के लिए 30 से 35 होती है, अस्पताल क्लासरूम और ऑडिटोरियम के लिए 35 से 40 होती है, अपार्टमेंट होटल घर और सम्मेलन कक्ष कार्यालय के लिए 35 से 40 होती है। ठीक है, इतना हो गया आपका ये क्लियर। अब कुछ एक आध पॉइंट और इसमें रह गए होंगे, उसको देख लीजिए। देखिए ये है आपका कोर्ट रूम और निजी कार्यालय पुस्तकालय के लिए 40 से 45, बड़े सार्वजनिक कार्यालय बैंक स्टोर आदि के लिए 45 से 50 और रेस्टोरेंट के लिए आपका 50 से 55, जहाँ आप खाना पीना खाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र के लिए नॉइज लेवल का न्यूनतम अधिकतम मान। अब क्षेत्र कौन सा है और उसका न्यूनतम अधिकतम मान क्या है, देखिए जोन और स्तर, यानी स्तर रात के समय और दिन के समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप इस तरह से कर लीजिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए साइलेंट जोन के लिए क्या है, रात के समय 40 होना चाहिए और दिन के समय 50 होना। रेजिडेंशियल जोन के लिए क्या 45 होना चाहिए, 55 होना चाहिए।
कॉमर्शियल जोन के लिए न्यूनतम 55 होना चाहिए और 65 होना चाहिए, 40 50 45 55। देखिए 40 45 55 और 70 आप देख लेंगे इस तरह से। इंडस्ट्रियल जोन के लिए 70 है। देखिए 40 50 10 का अंतर, 45 55 10 का अंतर, 55 10 65 10 का अंतर। लास्ट वाले में आप याद कर लीजिएगा केवल 5 का अंतर है इंडस्ट्रियल जोन में, बाकी सब में 10 का अंतर है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं 40 50 40 45 55 70, या 50 55 65 और 75, इस तरह से भी याद कर लेंगे। 10 10 माइनस कर लेंगे, तभी भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे आप देखिए, इसमें थोड़ा सा आगे आपको ध्वनि रेटिंग प्रणाली के बारे में समझाते हैं। ध्वनि रेटिंग प्रणाली का नॉइज रेटिंग सिस्टम क्या है, इसे द एलन कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। यह एक सांख्यिकी उपाय होता है जो यह बताता है कि किसी विशेष ध्वनि स्तर को कितनी बार पार किया गया है। ठीक, इसे एलन का मान ध्वनि दाब स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि एन समय के n% के लिए अत्यधिक होता है। ठीक, ये देखिए, ये आप थोड़ा सा ग्राफ इसका देखिए। देखिए ग्राफ आपका ये क्या है, ये साउंड डेसिबल डीबी में है आपका। ये होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कर्व बना हुआ है। ठीक, ये आपका पॉइंट बनाया गया है। आपका LNB जो है 70 डेसिबल के बारे में बताया गया। इधर आपका परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू आपका है 10 20 30 40 50 100। ये परसेंटेज ऑफ टाइम का है। टाइम का जो है कि जो 10 20 30 40 50 60 70 सेकेंड है। यह क्या है, स्टैंडर्ड साउंड लेवल ऑफ डेसिबल 50 60 65 70 75 और 80 का है। देख रहे हैं कम। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बनता है। कहने का मतलब अगर 60 डेसिबल हो 65 डेसिबल होगा तो ये आपका यहाँ आएगा। अगर आपका जो है कि 75 डेसिबल होगा तो यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब आपका टाइम आपका 20 लगेगा 20 सेकेंड, तो आपका 75 डेसिबल। इस तरह से करके आपका नॉइज परसेंटेज निकाला जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है द LQ, यानी L इक्विवेलेंट जो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट नॉइज लेवल। यह एक निरंतर नॉइज लेवल स्तर होता है जो निश्चित समय में ऊर्जा की समान मात्रा का विस्तार करता है। इसको L इक्विवेलेंट बराबर 10 log 10 समेशन ऑफ ni(1 to n), यानी कहने का मतलब 1 से लेके n तक में 10 के पावर Li/10 इंटू T1 Ti होता है। Ti इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सैंपल, n इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ साउंड सैंपल, Li is equal to the noise level of any its sample। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ सेम लेवल की दो नॉइज़ों को जोड़ने के लिए परिणामी नॉइज लेवल 3 डेसिबल बढ़ जाती है। 80 + 80 = 83। कहने का मतलब अगर सेम लेवल के दो नॉइज़ों को जोड़ेंगे तो उसे 3 की ओर बढ़ा देंगे। पूरा जोड़ के नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 80 है, 10 10 है तो 10 10 20 और 3 अधिक बढ़ा देंगे। तेज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। 20,000 से 20,000 20 हर्ट्ज से 20,000 के श्रव्य बोलते हैं, 20,000 हर्ट्ज से पराश्रव्य बोलते हैं, और एक 20 से कम होता है उसको आप बताएंगे कमेंट में कि क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है कि आपका ध्वनि प्रदूषण का ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट चैप्टर था। आप बताएंगे, देखिए इसमें एक चीज़ 3 चीज़ हम आपको पूछेंगे। देखिए एक जो होता है, हम आपको श्रव्य तरंग बता दें। श्रव्य बता दिए कि आपका 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक, पराश्रव्य आपको बता रहे हैं और आपका होता है 20,000 से ज़्यादा होता है। ठीक, लेकिन आप एक 0 से 20 के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।